हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, बिहार की कला एवं चित्रकला। जिनका बिहार का स्पेशल एग्जाम होगा, बीपीएससी हो, बिहार का सचिवालय हो, यूपीपीएससी हो, इसके अलावा एसएससी में सीजीएल हो, एमटीएस हो या एनटीपीसी हो या रेलवे का, सभी में मौर्य काल से पूछता है। तो हम यहाँ चर्चा करने आएंगे बिहार की कला एवं चित्रकला। टॉपिक ये है बिहार की कला एवं चित्रकला में। आज का टॉपिक चर्चा करेंगे मौर्य कला। मौर्य कला में देखेंगे कैसे मौर्य कला में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अभी तक जो चैनल को लाइक नहीं किए, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इसी कड़ी में आज का टॉपिक है मौर्य कला। देखिए, मौर्य कला के बारे में हम एक ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। काफी ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। कहा क्या, जो बिहार है, बिहार की जो धरती है, तो बिहार की धरती पे जिसकी चर्चा में मौर्य कला की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मौर्य कला के बारे में क्या क्या होता है वो देखेंगे कि बिहार में उसका योगदान क्या, बिहार में उसकी भूमिका क्या है। देखिए, बिहार की कला चित्रकला का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए मौर्य कला का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुम्हरार पटना में पड़ता है। कुम्हरार पटना में क्या पाया गया? तो कहा जाता है मौर्य कला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कुम्हरार पटना में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद पाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं उनको कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पूछेगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी क्या है? तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, बिहार का पाटलिपुत्र के बारे में। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कुम्हरार पटना में क्या पाएगा? तो मौर्यकालीन जो है राजप्रसाद। ठीक है, वो अब राजप्रसाद क्या है उसको देखेंगे। कहता क्या, पटना की कुम्हरार में चमकीली पॉलिश स्तंभ, जो स्तंभ मतलब क्या, पिलर। पिलर जो था वह बलुआ पत्थर से बना हुआ स्तंभ होता है, पिलर होता है। उस पत्थर पर पॉलिश किया जाता है जिससे वो पॉलिश से चमकदार हो जाता है। उसी को स्तंभ की बात कर रहा है, पिलर की बात कर रहा है। तो कुम्हरार पटना में चमकीली पॉलिश युक्त स्तंभ पाया गया। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पटना में, ठीक है, राजप्रसाद मतलब क्या, भवन की बात कर रहा है। तो वहां पर लिखता है राजप्रसाद, तो वो क्या था? तो 80 स्तंभ, 80 पिलर का एक विशाल सभागार हुआ करता था। सभागार मतलब समझ रहे, जहाँ पे सभा होता था ये मौर्य काल में। तो 80 पिलर वाला एक सभागार था। ठीक है, कितना पिलर वाला? 80 पिलर वाला सभागार था। ठीक है, ये याद रखेंगे किस काल में? मौर्य काल में। और क्या होता था, वो जो पिलर पे जो बना हुआ था सभागार, वो पिलर बहुत चमकीली युक्त था, उसमें पॉलिश किए जाते थे, बलुआ पत्थर से निर्मित होता था वो सब पॉलिश। ये है। इसके अलावा कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कि जो उसकी फर्श की लंबाई थी, ये मेंशन हुआ, राजप्रसाद लंबाई 140 फीट। जो उसकी फर्श की लंबाई थी उसको 140 फीट थी और चौड़ाई 120 फीट। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में जो फर्श की लंबाई थी, फर्श जो स्पेस नीचे वो 140 फीट था लंबा और चौड़ाई 120 फीट। कितना पिलर था? 80 पिलर था। और कैसा फिट पिलर जो था वो चमकीली पॉलिश युक्त बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ करता था। कहा जाता है कि जो देखिए चंद्रगुप्त के मौर्य की जो राजप्रसाद, उसमें एक और खासियत थी पटना के बारे में बताया जाता है कि जो उसका छत होता था वो लकड़ी का बना होता था। किसका? लकड़ी का। और जो नीचे का भी होता था फर्श, वो भी लकड़ी का होता था। तो उसके राजप्रसाद यानी उसकी जो भवन था उसके बारे में कुछ उस समय के जो यात्री भारत में आए थे नालंदा विश्वविद्यालय के पढ़ने के क्रम में या बिहार घूमने के क्रम में या भारत घूमने के क्रम में, कुछ यूनानी यात्री भी आए, कुछ चीनी यात्री भी आए। उनका वक्तव्य देखेंगे कि किनका क्या कमेंट है। पूछता है कि बताइए कि चीनी यात्री कौन ऐसा चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देखते हुए कहा कि ये जो राजप्रसाद है, भवन की बात कर रहा है, ये जो राजप्रसाद है यह मानव निर्मित नहीं है बल्कि देव द्वारा निर्मित है। मतलब उसकी राजप्रसाद के बारे में ऐसा व्याख्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद इतनी खूबसूरत है कि लगता है वो मानव द्वारा नहीं बनाया गया बल्कि देव द्वारा बनाया गया। वही लिखता है फाइयान, चीनी यात्री फाइयान जो है भारत आता है महात्मा बुद्ध की पांडुलिपि को संग्रह करने के लिए। चीनी यात्री फाइयान जब भारत आता है
उसी क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के भवन को देखते हुए कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रसाद का जो राजप्रसाद है वह मानव निर्मित नहीं है बल्कि देव निर्मित है। तो वही मैंने आंसर किया, राजप्रसाद। फाहियान चीनी यात्री था, और फाहियान कितने साल भारत में रहता है? तो फाहियान 3 साल के लिए भारत आता है। देखिए अगर इसके अलावा भी आप पढ़ेंगे तो आता बहुत सारे, अगर फाहियान के पैरेलल पढ़ना चाहेंगे चीनी यात्री कौन कौन आया? हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, पूछेगा हुएनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के समय में आया, और वो भारत में लगभग 5 साल रहता है, 635 से 640 ईस्वी के बीच। जबकि चीनी यात्री इत सिंह उस 673 ईस्वी में बिहार में आता है, बिहार साइड में भारत जिसको बोल सकते हैं। तो चीनी यात्री इत सिंह 673 ईस्वी में आता है, और वो भी लगभग 10 साल रहता है। तो चीनी यात्री इत सिंह जो आता है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, नालंदा की बात कर रहे हैं, तो वहां लगभग 10 साल रहा। हुएनसांग 635 ईस्वी में आता है और 640 ईस्वी तक रहता है। तो इसकी बात कर ले, किसके बारे में? किसके बारे में? हुएनसांग, ठीक है। जबकि फाहियान 3 साल के लिए भ्रमण पे आता है, भारत भ्रमण पे। उसी भ्रमण में जब आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में बड़ाई करता है कि यह मानव निर्मित नहीं है बल्कि देव निर्मित है। इसी राजप्रसाद के बारे में, जो पटना के कुम्हरार में राजप्रसाद था, उसके बारे में वर्णन करते हुए बताता है दूसरा यात्री, जिसको यूनानी यात्री, उस यूनानी यात्री का नाम था एरियन। तो दूसरा जो यात्री आता है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजप्रसाद के बारे में, उसके राजप्रसाद अर्थात भवन को देखते हुए ये कहता है कि इसकी तुलना ना तो सूसा ना तो एक बेतना कर सकता है। उसका कमेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किस यूनानी यात्री ने ये कहा, इसके राजप्रसाद की तुलना ना तो एक सूसा और ना ही एक बेतना कर सकता है। ये ईरान से संबंधित है, सूसा और एक बेतना, शासक की बात कर रहा है। तो वो कंपेयर कर रहा है कि ईरान के जो शासक का महल हुआ करता था और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में। वही कहता है कि जो बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था, उसके यूनानी यात्री देखते हुए ये कहा, इसकी तुलना ना तो सूसा और एक बेतना के भवनों से की जा सकती है। तो ये चीज था। इसके अलावा एक यूनानी यात्री के बारे में और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। कौन से यात्री? मेगास्थनीज, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और एक पुस्तक लिखता है, इंडिका। पूछेगा इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज वो कहता है, उस अपने बुक में पाटलिपुत्र का पूरा वर्णन करता है। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन करता है मौर्य काल के बारे में। तो ये 3 देखें, मेगास्थनीज, फाहियान और यूनानी यात्री एरियन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद देखें, 80 स्तंभ वाला होता है, लकड़ी का बना होता है, फर्श छत भी लकड़ी का होता है, चमकीला पॉलिश युक्त बलुआ पत्थर से पिलर बनता है, सिंगल पिलर होता है। इसके बारे में चर्चा की। दूसरा की पॉइंट देखते हैं, ये लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज और लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज और रामपुरवा। कहता मौर्य काल में बिहार के चंपारण की बात कर रहे हैं, बिहार के चंपारण में लौड़िया नंदनगढ़, वहां पे एक स्तंभ पाया गया, पिलर पाया गया। तो वो पिलर के बारे में खासियत क्या है? तो लौड़िया नंदनगढ़ में जो पिलर पाया गया था मौर्य काल में, उस पिलर पे शेर की आकृति थी। किसकी आकृति? शेर की आकृति थी। जबकि लौड़िया नंदनगढ़ के बाद लौड़िया अरेराज एक जगह का नाम है, बिहार में पड़ता है, चंपारण में। वहां पे एक पिलर पाया गया, पिलर सिंगल पिलर होता था, बलुआ पत्थर से निर्मित, चमकीली पॉलिश युक्त किया जाता था। उस पिलर पे किसकी आकृति पाई गई? तो लौड़िया अरेराज, उस पे अशोक का एक स्तंभ पाया जाता है, अशोक का स्तंभ है, ठीक है। तो ये है लौड़िया अरेराज। पूछेगा बिहार के चंपारण के लौड़िया अरेराज में किसका स्तंभ पाया गया? तो अशोक का स्तंभ पाया गया था, ठीक है। अशोक का स्तंभ पाया गया, तब पिलर पाया गया था। इसके अलावा रामपुरवा, ये भी बिहार के चंपारण में पड़ता था। यहाँ पर जो पिलर था, उस पिलर पर बैल की आकृति थी। किसकी? बैल की आकृति थी। तो लौड़िया नंदनगढ़ के पिलर पे शेर की आकृति, लौड़िया अरेराज पे अशोक का स्तंभ पाया गया, जबकि रामपुरवा पे
बैल की आकृति पाया गया। रामपुरवा जो पिलर था अशोक के समय, उस पे बैल की आकृति। और आप देखते हैं, कहता है दीदारगंज पटना, मौर्य काल में दीदारगंज पटना में यक्षिणी की प्रतिमा पाई गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मौर्य काल में बिहार के पटना में यक्षिणी की प्रतिमा पाई गई, और यक्षिणी की प्रतिमा को स्त्री रत्न कहते हैं। यक्षिणी, इसको स्त्री रत्न। बिहार के पटना के दीदारगंज में एक यक्षिणी की प्रतिमा पाई गई। यक्षिणी मतलब देवी की, देवी की प्रतिमा पाई गई, उसको स्त्री रत्न कहते हैं। और ये मौर्य काल में लोक कला को प्रदर्शित करता है कि लोक कला कैसा था। ठीक है, अब आइए गया, पूछता है मौर्य काल में बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। मौर्य काल में बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनके निवास स्थान को आजीवन कहा जाता था। तो वो निवास स्थान कैसे होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से दो चर्चा है। बिहार में गया में, बिहार के गया में ब्रावर की गुफाएं, नाम है ब्रावर की गुफाएं पे चार, ये बिहार में गया में ब्रावर की गुफाएं पे चार गुफा का निर्माण किया गया था। और वो गुफा इस प्रकार बनाया गया था कि उसमें आजीवक रह सके। आजीवक मतलब बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान, उसको बना रहने के लिए चार गुफा का निर्माण किया गया था। वो गया के ब्रावर की गुफा पे, तो कौन कौन था? चार। तो देखिए वो चार गुफा था, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपाड़। तो अशोक ने गया के ब्रावर की गुफाएं पर चार गुफा का निर्माण किया, जो बौद्ध भिक्षुओं को निवास स्थान कहा जाता था। उस गुफा का नाम है सुदामा, दूसरा विश्व झोपड़ी, तीसरा कर्ण और चौपाल। ये गुफा जो होते थे वो आयताकार काटा जाता था, उस गुफा को आयताकार काट दिया जाता था। और कहीं की चर्चा है कि गुफा के अंदर जो उसके दीवार होते थे उस पर चित्रकारी का काम भी किया जाता था उस समय के लिए। इस प्रकार ये पता चलता है कि मौर्य काल में चित्रकला का क्या वर्चस्व था, क्या स्थिति था। तो वो निवास स्थान होता था, उसको आजीवक भी कहते थे। फिर अशोक का बेटा दशरथ, अशोक का बेटा दशरथ ने भी गया के नागार्जुन पहाड़ पर तीन गुफा का निर्माण किया। अशोक का बेटा दशरथ ने गया के नागार्जुन पहाड़ पर तीन गुफा का निर्माण किया, जिसे गोपी गुफा कहते हैं। मेंशन होगा गया के नागार्जुन गोपी गुफा। अशोक का बेटा दशरथ गया के नागार्जुन पहाड़ पर तीन गुफा का निर्माण करता है, जिसे गोपी गुफा कहते हैं। जबकि अशोक खुद गया के ब्रावर गुफाएं पर चार गुफा का निर्माण करता है, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण और चौपाड़। वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, उसको आजीवक कहते हैं। आजीवक आश्रम गृह कहा जाता था। फिर देखिए ये चर्चा कर ले। अब ये इसमें था, ये चर्चा कर ली सब्जेक्टिव में। अब ये चर्चा कर लेते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये पार्ट वन समझिए, ये जो पार्ट वन है मौर्य काल का पार्ट वन, इसको पार्ट वन कर लीजिए आप। पार्ट वन मौर्य काल का भी जो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मौर्य काल से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में। तो मौर्य काल से पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मौर्य काल का दूसरा जो पार्ट लेकर आएंगे उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए मौर्य काल में और कुछ पढ़ना है। देखिए मौर्य काल में केसरिया स्तूप बनता है, केसरिया स्तूप उसका देखेंगे, भरूत स्तूप मेंशन होगा, केसरिया स्तूप, साची स्तूप और भरूत। साची स्तूप किसने बनवाया था? तो मौर्य काल में अशोक के नाम का आता है। तो साची स्तूप, भरूत स्तूप और केसरिया स्तूप। कहा जाता है कि लगभग 84,000 मौर्य काल में स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। लगभग 84,000 सॉरी 8400, ये 84,000 कंफ्यूजन 84,000 ही है। लगभग 84,000 के आसपास बताया जा रहा है कि ये स्तूप का निर्माण हुआ था। ठीक है। सारनाथ स्तंभ ये भी पढ़ लेंगे। सारनाथ स्तंभ में क्या है खासियत है, वो एक पिलर पे बना होता है, उस पिलर के ऊपर चार शेर होता है। कितने शेर की आकृति? चार शेर की आकृति होता है। उसके नीचे शेर की आकृति के नीचे एक चक्र होता है जिसमें 24 तिरियां होती हैं। अशोक स्तंभ की बात कर रहा जैसा होता है, चक्र में कितनी तिरियां होती? 24 तिरियां होती है। उसके ऊपर चार शेर की आकृति होती है। ये सारनाथ स्तंभ की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ और नहीं है।
तो ये सब जो हम देख रहे थे मौर्य काल में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको पार्ट 1 में हम यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। पार्ट 2 लेके आएंगे तो मौर्य काल में हम स्तूप के बारे में पढ़ेंगे कि स्तूप क्या था, चित्रकला में क्या योगदान था, ये कैसा चित्रकला हुआ करता था। फिर चित्रकला में इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ सूसा और एक बेतना का चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। मेरी तबीयत तो थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दें। और ये पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जो आप देख रहे थे, फिर से मैं बता रहा हूँ, मौर्य काल से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का की पॉइंट एक एक लेके मैंने चर्चा आपके साथ की। धन्यवाद।